ओके स्टूडेंट, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो डीएनए रेप्लिकेशन तक कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद आज अपन आगे स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोम पैकेजिंग, राइट बेटा। जीनोमिक वैल्यू क्या होती है या जीनोम क्या है? जो डीएनए है उसी के लिए अपने वर्ड यूज कर रहे हैं जीनोम, राइट। तो डीएनए की पैकेजिंग पढ़ रहे हैं हम। डीएनए की पैकेजिंग का मीनिंग क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर? मैं बात यूकैरियोट्स की कर रहा हूं। तो यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का मतलब होता है कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होती है, क्योंकि डीएनए पे चार्ज है नेगेटिव और प्रोटीन पे चार्ज है पॉजिटिव। दोनों बाइंड होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को जीनोम पैकिंग कहा जाता है ना। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है पहले कि जीनोम पैकेजिंग का मीनिंग क्या है। जीनोम पैकेजिंग का मतलब है कि डीएनए को हमें पैक करना है हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? अब अपन इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जीनोम पैकिंग क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है यूकैरियोटिक सेल के लिए। सो व्हाई जीनोम पैकिंग नेसेसरी फॉर यूकैरियोटिक सेल? एक यूकैरियोटिक सेल के लिए जीनोम पैकिंग क्यों जरूरी है? अब इसको समझते हैं बेटा। ह्यूमन डीएनए की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन डीएनए में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? देखिए, टोटल न्यूक्लियोटाइड 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर टोटल न्यूक्लियोटाइड ह्यूमन डीएनए में है, राइट। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस। सो नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए? अगर हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो डीएनए की लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, तो बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 2.2 मीटर आएगा। 11th की बुक में 2 मीटर का डाटा है और 12th में 2.2 मीटर है एनसीईआरटी में, तो मतलब अप्रोक्स 2.2 मीटर का ये डाटा आएगा। ये ह्यूमन के डीएनए का साइज है ना, करेक्ट। और अगर न्यूक्लियस का साइज देखा जाए, क्योंकि डीएनए किस में पैक्ड होता है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -6 मीटर। अब आप समझिएगा कि 2.2 मीटर का डीएनए इस न्यूक्लियस में क्या पैक हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत कम हो गया है और डीएनए का साइज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमें इस डीएनए के साइज को ऐसा करना है कि वो न्यूक्लियस में फिट हो सके। तो क्या डीएनए को काट दें? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? हम इस डीएनए को कॉइल्ड करेंगे, इस डीएनए की कॉइलिंग करेंगे, इसकी फोल्डिंग करेंगे, इसको पैक करेंगे, समझ गए? और तभी ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर फिट होगा। तो इसीलिए बेटा कि डीएनए का लेंथ ज्यादा है, न्यूक्लियस का साइज कम है, और उस डीएनए को उस न्यूक्लियस में फिट करने के लिए जीनोम पैकिंग जरूरी है। सिंपल तो ये है।
लेकिन एक और पक्ष भी बनता है इसका कि डीएनए लेस स्टेबल एज कंपेयर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम फॉर्म जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो न्यूक्लियस से रेजिस्टेंट होती है क्योंकि उस पर प्रोटीन की फोल्डिंग है। तो अगर स्टेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्रोमोसोम ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा एज कंपेयर डीएनए। बात समझ आई आपको? तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेजिंग जरूरी है। ठीक, तो ये तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग केवल यूकैरियोट्स में ही होती है, पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में भी होती है, वायरस में भी होती है। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में जिक्र भी है इस चीज का। ठीक है, तो पहले आज अपने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल की भी पैकेजिंग सिखाएंगे, वायरस की भी पैकिंग सिखाएंगे और फिर यूकैरियोटिक सेल की पैकिंग सिखाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ओके, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीनोम पैकिंग अपन देखेंगे। तो जीनोम पैकिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। एक नॉर्मल डाटा है बेटा कि जो इकोलाई है बैक्टीरिया, इसके डीएनए का साइज 1.36 mm है और नॉर्मली जो सेल साइज होता है प्रोकैरियोट्स का वो 1 से 2 माइक्रोन होता है। तो यहां भी बेटा हालांकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन फिर भी इस डीएनए को हमें साइटोप्लाज्म में पैक करना है तो इस डीएनए की भी कॉइलिंग करनी पड़ेगी, इस डीएनए की भी फोल्डिंग होती है ना। तो इकोलाई डीएनए का साइज कितना है? 1.36 mm और नॉर्मली सेल साइज बैक्टीरिया का कितना होता है? 1 to 2 माइक्रोन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया का सेल का साइज बड़ा भी होता है, कुछ छोटा भी होता है, लेकिन मैंने नॉर्मल साइज बताया। तो यहां से भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस डीएनए की भी फोल्डिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं कि कैसे पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट्स में। ये प्रोकैरियोट्स का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएस सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अब क्या होगा बेटा कि ये जो डीएनए है ये कॉइलिंग करेगा। कॉइलिंग मतलब इसमें फोल्डिंग होगी। तो जब इस डीएनए में फोल्डिंग होती है तो इस तरह से लूप बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? लूप बनते हैं जब इसमें फोल्डिंग होती है। और जो लूप हैं इनको कनेक्ट करने के लिए आरएनए और प्रोटीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो जब इस डीएनए में फोल्डिंग होती है तो लूप बनते हैं और इन लूप को कनेक्ट करने की वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? आरएनए और प्रोटीन है। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है बच्चों, अब जो ये लूप है इस लूप में सुपर कॉइलिंग होती है। ये जो लूप है इस लूप वाले डीएनए में सुपर कॉइलिंग होती है, लूप डीएनए। तो रिजल्ट ये हो जाएगा बेटा कि ये सुपर कॉइल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनेगी और इसी को कहा जाता है बेटा न्यूक्लियोइड। तो इस तरह से इस डीएनए का साइज रिड्यूस हो जाता है। बहुत आसान है, देखो आप रफली याद करो। सबसे पहले डीएस सर्कुलर डीएनए में कॉइलिंग हुई, लूप बने। लूप को कनेक्ट कौन करता है? आरएनए और प्रोटीन। अब जो ये लूप वाला पार्ट है इसमें होगी सुपर कॉइलिंग और इसमें जब सुपर कॉइलिंग होगी तो फिर सुपर कॉइल्ड डीएनए बनेगा जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। करेक्ट? और यही बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है, इसी को बैक्टीरिया का सूडो न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी न्यूक्लियोइड को प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है।
इसी को जीनोफोर कहा जाता है। तो ये अलग अलग नेम है ना। और ये जो न्यूक्लियोइड है इसे क्या क्या नेम दिया हमने? सूडो न्यूक्लियस, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, करेक्ट। ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है इस तरह से। बाय द हेल्प ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियोइड है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है नियर मीजोजोम, मीजोजोम वाले रीजन के पास, है ना। या मीजोजोम बनाता हूं मैं। पहले ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन है, यानी एल्केलाइन प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है इनकी हेल्प से डीएनए बाइंड होता है विद सीएम के साथ, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ। और ये मीजोजोम रीजन है यहां। मीजोजोम जो कि बैक्टीरिया का पावर हाउस है, इसे सेंट्रल मीजोजोम कहते हैं। तो बेटा पूरी कहानी आपको समझ आई कि ये जो न्यूक्लियोइड है ये पॉजिटिव चार्ज की जो प्रोटीन होती है, एल्केलाइन प्रोटीन, उनकी हेल्प से सीएम के साथ बाइंड हो जाता है। और ये कौन से रीजन के पास आकर बाइंड होता है? सेंट्रल मीजोजोम, या मीजोजोम जो बैक्टीरिया का पावर हाउस माना जाता है, उसके पास आकर ये बाइंड हो जाता है। फर्दर अपना जेनेटिक मैकेनिज्म करने के लिए वो यहाँ से एनर्जी गेन भी करेगा। तो बैक्टीरिया में आपने ये देखा कि ट्रू क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोक्रोमोजोम है, जीनोफोर है, न्यूक्लियोइड है, स्यूडो न्यूक्लियस है। तो बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसकी पैकिंग में हिस्टोन प्रोटीन भाग नहीं लेती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। बैक्टीरिया में ओनली डीएनए पैक होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो बताओ बेटा, ये तो आपको पूरी तरह से तैयार हो गया होगा कि कैसे जीनोम पैकिंग होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, अब बात करते हैं, आपको एक वायरस की पैकिंग भी बता देते हैं। जीनोम पैकिंग इन वायरस। अब वायरस में जीनोम पैकिंग कैसे होती है इस चीज को समझ लीजिए आप। वायरस की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा बेटा कि वायरस की स्ट्रक्चर में इस तरह से, ये मैं बैक्टीरियोफेज बना रहा हूं, तो ये हेड होता है, करेक्ट, जो प्रोटीन का बना होता है, कैप्सिड कोट है ये। या फिर जरूरी नहीं है, नॉर्मल वायरस है तो वो भी उसमें प्रोटीन का कोट है, ये कैप्सिड है, ठीक है। तो वायरस का जो डीएनए होता है उसके अंदर दो साइट होती है। डीएनए बहुत बड़ा है, मान लेते हैं इस तरह से। तो वायरस का जो डीएनए है उसमें कोस साइट होती है। क्या होती है? कोस साइट होती है। तो जब ये जीनोम पैक होता है, ये तो निश्चित है कि जीनोम कहां पैक होगा? हेड में होगा, यानी कैप्सिड कोट में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहां पर क्लीवेज होगा, एक जो कोस एंड है यहां पर कट लगेगा, तो ये बाकी डीएनए, रेस्ट ऑफ डीएनए अलग हो जाएगा, यानी ये वाला डीएनए जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला। तो हमारे पास क्या डीएनए बचा? देखो हमारे पास ये बचा, और ये वाला एंड कोस, करेक्ट। अब ये वाला जो जीनोम है वो यहां हेड में पैक होता है, यानी इस तरह से इसकी पैकिंग हो। और फिर जो दूसरा क्लीवेज लगेगा वो यहां पे लगेगा, यानी ये वाला पार्ट भी रिमूव हो गया। तो क्या सीखे आप कि एक तो ये जो डीएनए है वो पैक होगा हेड रीजन में, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि डीएनए की कितनी लेंथ है? दो कोष के बीच में जो डीएनए है वो ही पैक होगा, यानी जो डीएनए पैक होगा बिटवीन टू कोष साइट, दो कोष साइट के बीच का डीएनए ही पैक होगा।
एक कोष का पहले वाला डीएनए भी रिमूव हो जाएगा, दूसरी कोष एंड का भी जो उधर बच जाएगा वो भी अलग हो जाएगा। केवल दो कोष के बीच का जो डीएनए है वो ही पैक होगा। और डीएनए कहाँ पैक होता है? हेड रीजन में। बात समझ आ गई? सिंपल सा है वायरस की पैकिंग। आपको तो एक लाइन याद रखनी है कि बिटवीन टू कोष साइट, दो कोष साइट जो है, दो कोष के बीच का ही डीएनए पैक होगा, बाकी डीएनए पैक नहीं होगा। और डीएनए पैक कहाँ होता है? हेड रीजन में होता है। बस सिंपल बात है, आपके लेवल तक इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अपने मेजर पोर्शन पर आ रहे हैं। अब अपने डीएनए पैकिंग पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में। किसमें पढ़ेंगे भाई? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में डीएनए पैकिंग का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या मीनिंग होता है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस कुछ लिपिड, ये मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। देखो ये क्रोमोसोम का जो ट्रू फॉर्मूला है ना, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि क्रोमोसोम वास्तव में क्या होता है। डीएनए, उसके साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ आरएनए, कुछ लिपिड, ये जो मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सिंपली अगर आप क्रोमोसोम को देखना चाहें, स्ट्रक्चरली देखना चाहें, तो क्रोमोसोम को आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। करेक्ट। तो पैकिंग का मतलब है बेटा कि हमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की पैकिंग में आप एक डिफरेंस देख रहे हैं कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, उसमें केवल डीएनए कॉइलिंग करता है। बात समझ आ गई? तो पैकिंग का मतलब है कि हमें अल्टीमेट क्रोमोसोम बनाना है, ठीक बात। अब जो यूकैरियोट्स है, इसमें जो पैकिंग है, ये समझाने के लिए हम आपको एक यूनिवर्सल मॉडल सिखाते हैं। और इसका जो पैकिंग समझाने के लिए एक मॉडल आया जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। ये मॉडल दिया था बेटा कोरेनबर्ग और थॉमस ने 1974। तो यूकैरियोट्स में जीनोम की पैकिंग समझाने के लिए जो हम आइडियल मॉडल यूज कर रहे हैं वो है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। और ये मॉडल दिया था कोरेनबर्ग और थॉमस ने 1974 में, राइट। ये जो मॉडल है, ये मॉडल डीएनए की जो पैकिंग है वो 3 स्टेप में समझाएगा। अब 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, सेकंड लिंकर डीएनए एंड थर्ड सोलेनॉइड फॉर्मेशन। यानी 3 स्टेप के अंदर ये जीनोम की पैकिंग एक्सप्लेन करेगा। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, फिर लिंकर डीएनए और फिर सोलेनॉइड फॉर्मेशन। अब हम आपको एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे कि कैसे न्यूक्लियोसोम बनेगा, क्या लिंकर डीएनए है और क्या सोलेनॉइड है, ठीक है ना। इसके बारे में हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूं यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ओके, इस मॉडल को समझाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो देखिए बेटा, यहां पर एक प्रोटीन काम आने वाली है और उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन एल्केलाइन प्रोटीन है क्योंकि इसमें एल्केलाइन एमाइनो एसिड है। एग्जाम्पल लाइसिन एमाइनो एसिड और आर्जिनिन एमाइनो एसिड। तो यहां पर जो प्रोटीन काम आने वाली है वो कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये पॉजिटिव चार्ज वाली एल्केलाइन प्रोटीन है। और ये प्रोटीन एल्केलाइन इसलिए है क्योंकि इसमें एल्केलाइन एमाइनो एसिड है, लाइक लाइसिन और आर्जिनिन। बात समझ आई? हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेटा 4 टाइप की यहां पर हम डिस्कस करेंगे, H1,
H2, H3 और H4। याद करना भी आसान है। H मीन हिस्टोन प्रोटीन और 1 2 3 4 कितने टाइप पढ़ेंगे इसके? 4। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है बेटा वो लाइसिन इनरिच्ड है, मतलब यहां पर कौन सा एमाइनो एसिड ज्यादा है? लाइसिन। H1 किसकी बनी हुई है? लाइसिन। ये सेकेंडरी कॉइलिंग करेगी, यानी स्टेबल कॉइलिंग कराएगी। जो डीएनए की जो फोल्डिंग होगी उसको सेकेंडरी फोल्डिंग या स्टेबल फोल्डिंग करवाने में किसका रोल होगा? H1 का, जो अभी आप मॉडल में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके। मैं वैसे बता दूं तो फाइनली जो डीएनए को कवर करेगी, है ना, वो जो होगी वो H1 होगी। H2 फिर दो टाइप की है, H2A और H2B। H2 के फिर दो टाइप है, H2A और H2B। इसमें भी लाइसिन होता है बट लेस एज कंपेयर H1। H1 की तुलना में कम होता है, लाइसिन ही होता है। H3 और H4 आर्जिनिन की बनी होती है, आर्जिनिन एमाइनो एसिड होता है इसमें। अब देखो बेटा, जो H2 है, H3 है और H4 है, ये तीनों प्राइमरी कॉइलिंग कराएंगे। मतलब प्राइमरी कॉइलिंग का मतलब है कि डीएनए इनके ऊपर फोल्ड होगा। यो समझिए आप कि सपोज करो कि ये जो है वो डीएनए है, और ये सपोज करो कि H2, H3 और H4 है। समझ गए ये बात? ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। चलो मान लेते हैं कि ये H2 है, ये H3 है और ये H4 है, राइट। इनके ऊपर डीएनए फोल्ड होगा इस तरह से, ये डीएनए की फोल्डिंग। बात समझ आ रही है एकदम अच्छे से? तो इस तरह की कॉइलिंग को प्राइमरी कॉइलिंग है। लेकिन ये स्टेबल तो नहीं है ना, ये अनस्टेबल कॉइलिंग है। देखो ये देखो अलग हो जाएगा आसानी से। बात समझ आई? अब क्या होता है कि अब पहले नीचे कौन है? प्रोटीन। ऊपर कौन फोल्ड है? डीएनए। लेकिन उसके बाद इनको कवर कर लेती हैं, इनको कवर कर लेगी H1। सपोज करो कि ये H1 है, ये H1 है, तो ये अल्टीमेट इस पूरी चीज को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी ऐसे। समझ आया? तो नीचे भी प्रोटीन, ऊपर भी प्रोटीन, बीच में डीएनए। ये बात तो समझ आई होगी। सैंडविच बन गया है मेरे भाई। मतलब कि ये तीनों हैं जिनके ऊपर डीएनए फोल्ड होगा, इसको प्राइमरी कॉइलिंग कहते हैं। और जो ये H1 है ये ऊपर आके कवर करेगी, स्टेबल कॉइलिंग कराएगी, जिसको सेकेंडरी कॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में लाइसिन है और ये दोनों आर्जिनिन की बनी होती है। बात समझ आई? हिस्टोन के बारे में समझ आ गया सब कुछ? ओके। अब यहां पर एक और प्रोटीन का जिक्र हुआ है, इसको भाई कॉइलिंग को सही कर लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, अब यहां पर एक और जो प्रोटीन का जिक्र हुआ है वो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसके बारे में भी आपको बताते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं उसको। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है ये बेटा एंजाइमेटिक एक्शन करेगी। क्या करेगी? एंजाइमेटिक एक्शन करेगी, राइट। और ये जेनेटिक मैकेनिज्म को रेगुलेट करेगी। क्रोमोसोम का जो भी जेनेटिक मैकेनिज्म है उसका रेगुलेशन करेगी, है ना। लाइक रेप्लिकेशन, लाइक ट्रांसक्रिप्शन, है ना, लाइक ट्रांसलेशन, इन सबको ये रेगुलेट करेगी। ठीक है ना। ये एक तरह का एंजाइम का वर्क करेगी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन,
जो कि जेनेटिक मैकेनिज्म को रेगुलेशन करने का काम करेगी। बात समझ आ गई? कोई डाउट? तो ये तो बेसिक आपको दोनों प्रोटीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन मिला। अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए, फिर आपको पैकिंग पढ़ने में और मजा आएगा। देखिए क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड होगा यानी फोल्ड होगा H2, H3 और H4 पर, H2, H3 और H4 पर। बात समझ आ गई? तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। सो डीएनए प्लस H2, H3, H4 इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो आप, H2 की दोनों यूनिट लिख सकते हो आप, H2A, H2B, H3 और H4, दैट इज न्यूक्लियोसोम। करेक्ट? अब ये जो न्यूक्लियोसोम है इसके साथ H1 ऐड होती है। क्या ऐड होती है? H1। यानी क्या बन गया हमारे पास? न्यूक्लियोसोम प्लस H1। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमेटिन। जो थिन होता है क्रोमेटिन, समझ आ गया? तो क्रोमेटिन का कंपोजिशन क्या होगा? डीएनए प्लस, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, डीएनए प्लस H1, H2, H3, H4, सारी प्रोटीन आ गई तो ये क्रोमेटिन बन गया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोमेटिन क्या है, तो न्यूक्लियोसोम प्लस H1, या फिर ये ऑप्शन आएगा डीएनए प्लस H1, H2, H3, H4, राइट? ये थिन होता है, विजिबल नहीं होता, नेट लाइक होता है, जो आपने सेल डिवीजन में 11th में पढ़ा होगा। अब इसकी सुपर कॉइलिंग होती है, यानी सोलेनॉइड बनता है। सुपर कॉइलिंग को ही सोलेनॉइड कहते हैं। और अब बन जाएगा क्रोमेटिन, जो कि थिक होता है और विजिबल होता है, कंडेंस होता है, थिक होता है, विजिबल होता है, राइट? एंड क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड क्या होता है? अब एक क्रोमेटिड बनाने में एक डीएनए इन्वॉल्व हुआ, बात ध्यान से समझिएगा। और क्रोमेटिड क्या होता है? 1/2 ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये क्रोमोसोम का हाफ पार्ट है। तो मतलब एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे? 2। यानी अगर हम 1 क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें 2 क्रोमेटिड होंगे, इट मींस उसमें 2 डीएनए होंगे। कहानी समझ आई आपको एकदम अच्छे से? और पूरी पैकिंग कैसे होगी समझ आया? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, यानी 2 क्रोमेटिड को बनाना है तो फिर डीएनए की अमाउंट भी कितनी चाहिएगी? 2 चाहिएगी। इसीलिए तो कहते हैं बेटा जीनोमिक वैल्यू या सी वैल्यू या हैप्लॉइड वैल्यू, डीएनए हैप्लॉइड वैल्यू में काउंट होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में तो 2 डीएनए होते हैं। और वैसे डीएनए की बात करें तो वो तो हाफ है, बात हाफ नंबर है ना, जीनोमिक नंबर हमेशा हैप्लॉइड नंबर होता है। बात समझ आई आपको एकदम अच्छे से? ठीक है, तो ये पूरा आपको बेसिक भी समझ आया होगा। चलिए अब अपन मॉडल की तरफ रुख करते हैं कि मॉडल क्या कह रहा है। मॉडल क्या कह रहा है वो देखिए। मॉडल के 3 स्टेप थे, एक न्यूक्लियोसोम बनाना, एक लिंकर डीएनए और एक सोलेनॉइड। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा वो देखिए बेटा। क्या होगा देखो, H2A, H2B, H3 और H4, राइट? इनके 2-2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ईच, इनके 2-2 मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये ऑक्टामर बना देंगे ऐसे। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, हिस्टोन का ऑक्टामर बन गया। ठीक है बेटा, यानी इसमें 2-2 मॉलिक्यूल आ गए सबके, जैसे कि H2A, H2A है ना, H2B, H2B,
H3 H3 H4 H4 ऑक्टामर बन गया। अब इस ऑक्टामर पर 146 बेस पेयर का डीएनए 146 बेस पेयर का डीएनए फोल्ड होगा और वो 1 and 3/4 राउंड में फोल्ड होगा। पूरी बात को ध्यान से समझ लो। हिस्टोन का ऑक्टामर बन गया। अब उस पर 146 बेस पेयर का डीएनए 1 and 3/4 राउंड में फोल्ड होगा, यानी एक राउंड पूरा और दूसरा राउंड लगभग 75%। करेक्ट? यानी इस तरह से, इस तरह से। और ये बन गया बेटा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का क्या कंपोजिशन था? डीएनए प्लस H2A H2B H3 और H4, ये बन गया न्यूक्लियोसोम। ये डीएनए रहा और ये ऑक्टामर रहा। सिंपल। और ये ऑक्टामर तब तक बनते रहेंगे जब तक कि सारा डीएनए पैक ना हो जाए, जब तक कि सारा डीएनए पैक ना हो जाए, जब तक ये न्यूक्लियोसोम बनते रहेंगे जब तक कि सारा डीएनए पैक ना हो जाए। बात समझ आ रही है? कोई डाउट? तो ये हो गया बेटा आपका न्यूक्लियोसोम। ठीक है ना? ऐसे न्यूक्लियोसोम बनते रहेंगे, ऐसे आगे और भी ऑक्टामर बना सकते हो आप इस तरह से। इस पर भी हम डीएनए फोल्ड कर देंगे इस तरह से, राइट? तो ये भी न्यूक्लियोसोम बन गया। और बना दीजिए। इस तरह से। तो ये न्यूक्लियोसोम बनते रहेंगे और इन पे डीएनए फोल्ड होता रहेगा। बात समझ आ गई? न्यूक्लियोसोम समझ आ गया सिंपल शब्दों में? ओके। अब क्या होगा बेटा? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है वो है लिंकर डीएनए। अब ये लिंकर डीएनए क्या होता है? इसमें 8 से 114 बेस पेयर का डीएनए होता है और H1 प्रोटीन होती है। तो इस स्ट्रक्चर को लिंकर डीएनए कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए। ये डीएनए है और उसके साथ H1 प्रोटीन है। ये कंपोजिशन लिंकर डीएनए का होता है। समझ गए? और लिंकर नाम क्या है? लिंकर। ये न्यूक्लियोसोम को लिंक करेगा। चलिए आइए लिंक करते हैं। चलिए भाई, ये लिंकर, ये लिंकर और ये आ गई आपकी H1। अब आप देखिए कि अगर न्यूक्लियोसोम के साथ H1 जुड़ जाए तो ये क्या बन जाता है? क्रोमेटिन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो बन गई क्रोमेटिन, जो मिथीन है और 100 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस है। इसकी थिकनेस कितनी है? 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या अभी भी कोइलिंग की गुंजाइश है? बिल्कुल है। ये बीच में डीएनए है, तो अब अगर ये और कोइल करेगा तो ये वाला पार्ट इस पे कोइल होगा, तो ये H1 इसको कवर कर लेगी। प्लीज ये बात ध्यान से समझना कि अब अगर और कोइलिंग होगी तो ये वाला डीएनए इस पे आएगा, फोल्ड होगा और H1 इसको पूरे को कवर कर लेगी। H1 इसको पूरे को कवर कर लेगी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अभी तक क्या है? अभी तक ये सीन है कि ये हिस्टोन का ऑक्टामर है H2 H3 H4 और इसके ऊपर ये डीएनए फोल्ड हुआ है, ये वाला फोल्ड हो गया ये। अब यूं समझिए कि ये दूसरा ऑक्टामर है और इसके ऊपर भी डीएनए फोल्ड हो गया इस तरह से। बात समझ आई? अभी भी अगर और कोइलिंग होगी तो ये वाला डीएनए भी इसके ऊपर फोल्ड होगा ना, ये पास पास आ जाएंगे। और जो H1 है, मान लो ये H1 है, तो H1 इसको फाइनली क्या कर लेगी? कवर कर लेगी इस तरीके से, इस तरीके से। समझ आ रहा है ना? मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैं उनसे समझा रहा हूं आपको, है ना? तो समझ आ रहा होगा आपको। ठीक बात? तो बेटा अब क्रोमेटिन समझ आ गई आपको, क्रोमेटिन की कहानी। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है इसमें, सोलेनॉइड फॉर्मेशन।
होता है बेटा सुपर कॉइलिंग। सोलेनोइड का मतलब होता है सुपर कॉइलिंग, यानी अब इनमें डेंस कॉइलिंग होगी, और कॉइलिंग इस तरह से होगी कि जो न्यूक्लियोसोम है उस पर पहले कितना डीएनए था न्यूक्लियोसोम पर 146 बेस पेयर डीएनए था ना पहले, अब न्यूक्लियोसोम पर 200 बेस पेयर डीएनए हो जाए। अब ये एक्स्ट्रा डीएनए कौन सा है, ये वाला, ये भी इस पर फोल्ड हो गया। सुपर कॉइलिंग का रिजल्ट ये होगा कि न्यूक्लियोसोम पर अब डीएनए कितना हो जाएगा 200 बेस पेयर, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसोम पर 200 बेस पेयर डीएनए होता है, वो इस तरह से होता है। इनिशियली कितना होता है 146, जब सोलेनोइड बनेगा तो इस पर 200 बेस पेयर का डीएनए फोल्ड हो जाएगा अप्रोक्स। इज दैट क्लियर? और एक सोलेनोइड इज इक्वल टू 6 न्यूक्लियोसोम। वन सोलेनोइड, एक सोलेनोइड का मतलब होगा, एक सुपर कॉइलिंग का मतलब होगा कि 6 न्यूक्लियोसोम आपस में पास में आ गए, यानी एक सोलेनोइड इज इक्वल टू 6 न्यूक्लियोसोम। बात समझ आई? और जो क्रोमेटिड बनेगा और उस क्रोमेटिड की जो थिकनेस होगी वो होगी 300 आर्मस्ट्रॉन्ग। थिकनेस कितनी हो जाएगी 300 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतना कंडेंस पैक हो जाएगा वो। समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से? अब इसकी कैलकुलेशन पूछे तो भी कर लेना कि ह्यूमन के डीएनए कितना न्यूक्लियोसोम बनाएंगे, तो ह्यूमन के 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है ना, और 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में होता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है ना, और टोटल न्यूक्लियोटाइड इतने हैं, तो फिर ये कर दो बेटा डिवाइड, कितना हो जाएगा देखो जरा, 3.3 इंटू 10 की पावर, ये 2 ऊपर जाएगी भाई, कितना हो जाएगा 7 बेस पेयर, है ना। ये न्यूक्लियोसोम का डाटा आ जाएगा आपका। सॉरी, इज दैट क्लियर? सोलेनोइड कितने बनेंगे तो इसको डिवाइड बाय 6 कर देना, क्योंकि एक सोलेनोइड क्या होता है 6 न्यूक्लियोसोम के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा मैथ मेरी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है ना। और मुझसे तो आपकी मैथ अच्छी होगी, आपको मैंने आइडिया दे दिया है, समझ आ गया एकदम अच्छे से? ठीक है, हाँ सही बात है, मैथ अच्छी होती तो बायो क्यों पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अच्छी हो सकती है। तो पूरा सीख गए आप पैकिंग एकदम अच्छे से? तो ये यूकैरियोट्स की पैकिंग है, ठीक है। अभी डाटा तो बहुत सारे हैं बेटा, जो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इतना जरूरत है। क्रोमोजोम का भी साइज कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्रोमोजोम स्टडी की बढ़िया स्टेज कौन सी मानी जाती है? मेटाफेज, मिड मेटाफेज। इसमें क्रोमोजोम का साइज 200 माइक्रोन होता है। डीएनए की लेंथ कितनी थी 2.2 मीटर, और अब वो इतना कंडेंस हो गया कि उसका साइज 220 माइक्रोन हो गया है। समझ गए ना बात? इतना कंडेंस कर दिया है हमने उसको, ठीक है ना। और डीएनए कितना था 2.2 मीटर या 5.6 पिकोग्राम, 5.6 पिकोग्राम या 2.2 मीटर, और उसका साइज हमने इतना कर दिया है। समझ गए ना ये बात? तो इस तरह से बेटा डाटा तो बहुत सारे हैं। जैसे 1 माइक्रोन न्यूक्लियोसोम अगर है तो उसमें डीएनए कितना होता है? उसमें 6 माइक्रोन डीएनए होता है ना। 1 माइक्रोन क्रोमेटिन है तो उसमें 40 माइक्रोन डीएनए होता है। 1 माइक्रोन क्रोमेटिड है तो उसमें 1000 माइक्रोन डीएनए होता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको बेसिक जो बताया मैंने वो करना है, ठीक है ना। ये आपके लेवल की इतनी बातें, ठीक बात। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कल हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।